हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या भारती। आज हम लोग अपना रियल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है, जिससे कि हम अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें। तो हमारा जो बच्चा पहला चैप्टर आता है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमारा रियल नंबर आता है। तो रियल नंबर जो है हमारा 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, बहुत ही कम टाइम में इसको तैयार किया जा सकता है और आज हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे ताकि इससे एक भी क्वेश्चन आए तो आपका किसी भी तरीके से गलत ना हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है हमारा अलजेब्रा। तो बेटा जो अलजेब्रा है ये 20 मार्क्स का आता है। इसमें आपके 4 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। ठीक है, पहला है आपका पॉलिनोमियल, दूसरा है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तीसरा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और चौथा चैप्टर है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इन चारों चैप्टर को मिलाकर हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं, जो कि 20 मार्क्स का आता है। इसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जो है बेटा हमारा 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम अकेले 6 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अकेले 6 मार्क्स का, यानी 6 6 12 मार्क्स। ठीक है, और ये दोनों चैप्टर बड़ी ही आसानी से बड़े ही कम टाइम में तैयार किए जा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका बेटा ज्योमेट्री। तो जो हमारा ज्योमेट्री है वो 15 मार्क्स का आता है, जिसमें हमारे 2 चैप्टर आते हैं, एक ट्रायंगल और एक सर्कल। ठीक है, इसके बाद है हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेटा। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपकी 10 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो 10 मार्क्स की हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है। ट्रिग्नोमेट्री में आपके 2 चैप्टर हैं, एक है ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके बाद हमारा मेंसुरेशन आता है बेटा। तो जो मेंसुरेशन है ये आपका 12 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो मेंसुरेशन मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, और उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो उन दोनों को मिलाकर कितने मार्क्स का आता है? 12 मार्क्स का। तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड होता है, थोड़े से दिमाग को लगाने की जरूरत है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद आता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है बेटा ये 11 मार्क्स की आती है आपकी। ठीक है, तो बड़े ही कम टाइम में इन चैप्टर को भी तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो जिस बच्चे ने अभी सही से प्रिपरेशन ना की हो, अगर वो ये चाहता हो केवल कि मेरा आराम से मतलब 20 मुझे प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे और इधर मेरा लगभग 25 टू 30 मार्क्स हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर हो गया जो 6 मार्क्स का आता है, दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा 6 मार्क्स का आता है, तीसरा हमारा हो गया स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को पढ़ के आराम से आप 50 टू 55 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं 100 में 100 लाना तो फिर आपको ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसमें 2 चैप्टर है, अच्छे से ज्योमेट्री है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, क्रिटिकल थिंकिंग लगती है। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है इसमें थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग लगती है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं हमारे अलजेब्रा में, मान लो जो हमारी प्रॉब्लम सब्स हो गई उसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, अदरवाइज जो भी चैप्टर्स हैं हमारे, ठीक है, उनको हम बड़ी ही आसानी से सीख कर इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा रियल नंबर। इस चैप्टर को आज तक आपने इतने अच्छे से कभी नहीं पढ़ा होगा जितने अच्छे से मैं आपको ये डिलीवर करने वाला हूँ। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो, इसका नोट्स बनाओ और आंख बूझ के आराम से चले जाओ एग्जाम में। आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ एज इट इज वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको बस उसको फॉलो करके लिख के आना है। ठीक है बेटा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जो हमारा क्लास 10th है उसमें जो रियल नंबर है उसमें हमें सबसे पहले 2 टॉपिक अपने कवर करने हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। उससे रिलेटेड एक थ्योरी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ये कुछ चीजें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और को प्राइम क्या होता है। तो सबसे पहले देखो रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो जिस भी नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 3/2 हो गया, 4/5 हो गया। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है जिसको भी हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हमारा √3 हो गया, पाई हो गया। पाई की वैल्यू आप लोग सोच रहे होंगे सर इसे तो 22/7 लिखा जाता है, बेटा वो अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, वो रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है,
तो ये सारे नंबर जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है बेटा विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ ओनली। ठीक है, जो केवल खुद से डिवाइड होता है। अब यहाँ पर वन को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि वन सबको ही डिवाइड करता है। ठीक है, और वन के डिवाइड होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, वन के डिवाइड करने से। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, जो केवल खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, डिविजिबल बाई इटसेल्फ। ठीक है बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर का मतलब जो खुद से भी डिवाइड हो जाए और किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे हमारा क्या हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। प्राइम नंबर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बेटा, प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है को प्राइम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बेटा देखो को प्राइम का मतलब होता है, ठीक है, जिसका एचसीएफ 1 हो। एचसीएफ कितना होना चाहिए बेटा, 1। ठीक है, एचसीएफ अगर 2 नंबर का 1 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये को प्राइम है। जैसे हमने 4 ले लिया, ठीक है, और दूसरा नंबर हमने 5 ले लिया। तो देखो 4 और 5 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, तो जो एचसीएफ होगा 4 एंड 5 का वो क्या होगा, 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम क्लियर हो गया। अब जो हमारा प्राइम नंबर है इससे रिलेटेड एक थ्योरी है। ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा उस थ्योरम को अच्छे से पढ़ेंगे। वो थ्योरम क्या है, ठीक है, और उसी से बेस्ड क्वेश्चन जो है हर बार बोर्ड में बनता है। ठीक है, और इस बार भी आएगा तो हमको अच्छे से उसको तैयार करके जाना है। ठीक है, देखो ठीक है बेटा, तो देखो थ्योरम क्या है। थ्योरम ये है बेटा कि अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, और प्राइम नंबर का स्क्वायर, ठीक है, अगर किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो नंबर भी हमारा, ठीक है, उस नंबर से डिविजिबल होता है। जैसे जैसे हम लोग लिखें कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं कि जो हमारा पी स्क्वायर है वो डिविजिबल बाई 3 है, वेयर पी इज प्राइम नंबर। बेटा ये केवल प्राइम नंबर के लिए सही होता है, सबके लिए नहीं होता है। ठीक है, वेयर पी इज प्राइम नंबर देन पी आल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, उसका स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो मैं बात करूं 47 की, 49 की, तो 49 जो है किससे डिविजिबल है बेटा, 7 से डिविजिबल है। तो 49 किसका स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, तो 7 भी जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो ये कहने का मतलब है, जाहिर सी बात है अगर नंबर प्राइम है तो उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा और वो किसी एक ही नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर वो एक ही नंबर से डिविजिबल होगा तो जाहिर सी बात है कि जब उसका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा और खुद को वो डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ p इज प्राइम नंबर एंड डिविजिबल बाई 3 देन p इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। यहाँ पर मैं 3 को एज ए एग्जांपल लिया हूँ, कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो मैं ए ले लेता हूँ, चलो ए ले लेता हूँ। ठीक है, कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए, तो हमारा जो पी होगा वो भी डिविजिबल बाई होगा ए से। ठीक है बेटा, तो इस थ्योरम पर बेस्ड हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको एज इट इज आप अच्छे से नोट कर लेना, जिससे कि आपको ज्यादा रट्टा ना मारना पड़े, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी में जो दे रखा होता है उसमें फिर बहुत ज्यादा हमें याद करने की जरूरत पड़ जाती है, जिससे कि बच्चा हेजिटेट हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ, आप उनको लिख के आइए और आपको बोर्ड में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है।
ठीक है बेटा, तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव अंडर रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रूव करो कि जो अंडर रूट 5 है ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, ये 4 से 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, वो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम, ठीक है, अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या लिख लिया कि जो हमारा अंडर रूट 5 है, हमने अज्यूम कर लिया कि वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो बेटा अगर ये रेशनल नंबर है, देन अगर ये रेशनल नंबर है तो अंडर रूट 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है बेटा, ये कैसे हैं, को प्राइम है। और को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि जो HCF होगा P एंड Q का, वो इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, HCF जो होगा P और Q का, वो क्या होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, तो देखो अब अगर ये चीज है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो Q इधर डिवाइड में, इसको इधर लाओगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हमारा P इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा अंडर रूट 5Q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, जैसे मान लो 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3। इसका मतलब क्या है, जो 6 है हमारा 2 से डिविजिबल है, 6 है हमारा वो 3 से डिविजिबल है। उसी तरीके से अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा है 5 इंटू क्यू, यानी कि हमारा जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, तभी ये इसके मल्टीप्लाई में आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेयर, ठीक है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है और पी हमने माना था कि ये प्राइम है, ठीक है, प्राइम नंबर को प्राइम है, यानी कि इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा जो पी होगा, पी इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो जो हमारा पी है ये भी क्या होगा बेटा, डिविजिबल बाई 5 होगा। तो जैसे हमने लिखा कि 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अगर हमको 3 ना पता होता तो इसको हम क्या लिखते हैं कि 2 इंटू समथिंग। अगर हमें ये पता होता कि 6 2 से डिविजिबल है, लेकिन ये ना पता होगा कितने बार में जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि 2 इंटू समथिंग करेंगे तो हमारा के आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हमारा p जो है वो 5 से डिविजिबल है, लेकिन कितने बार जाएगा ये तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि जो भैया हमारा p है, ठीक है, वो क्या है 5k हो जाएगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि p डिविजिबल है 5 से, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कितने बार जाएगा ये नहीं पता है, तो हमने लेट कर लिया कि कितने टाइम जाएगा, k टाइम्स जाएगा। फिर से स्क्वायर करो बोथ साइड, तो जो हमारा p स्क्वायर होगा वो हो जाएगा कितना, 25 के स्क्वायर। ठीक है, 25 के स्क्वायर। तो यहां से देखो ये हमारा इक्वेशन 1 था, जहां पर हमें दे रखा था कि पी स्क्वायर की वैल्यू 5k है, 5q है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम पी स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे। पी स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी थी, पी स्क्वायर की वैल्यू थी 5q। ठीक है, कितनी थी, 5q, और इक्वल टू में क्या लिखा है, 25 के स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या लिखा हुआ है, 25 के स्क्वायर। तो 5 से हम लोग इसको उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू, ठीक है, q इज इक्वल टू, तो एक सेकेंड, 5q स्क्वायर आया था ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, q स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू के स्क्वायर। क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू के स्क्वायर। तो अगर ये आया हुआ है तो इससे हमें पता चल रहा है कि देखो जो q स्क्वायर है वो 5 इंटू समथिंग है,
तो अगर हमारा क्यू स्क्वायर 5 इंटू समथिंग है, इसका मतलब हमारा जो क्यू है वो भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक, यहां से बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर आया है, इट मीन्स सो क्यू स्क्वायर, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, क्यू स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है बेटा, 5 से डिविजिबल है। तो अगर क्यू स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देन क्यू इज आल्सो डिविजिबल बाई डिविजिबल, ठीक है, यहां लिख देते हैं बेटा डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो अगर हमारा क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है, देन हमारा क्यू क्या होगा, क्यू भी डिविजिबल बाई 5 होगा। यही थ्योरम तो हमने पढ़ी थी। तो हमने देखा कि भैया जो हमारा यहाँ पर P था वो भी 5 से डिविजिबल है, जो हमारा Q था वो भी 5 से डिविजिबल है, यानी कि अगर दोनों 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 इनमें क्या है, कॉमन फैक्टर है। और अगर 5 एक कॉमन फैक्टर मिल गया, और यहाँ पर हमने माना था कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 है, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो क्या था, गलत था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा के लिख देता हूं। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने यहां से देखा कि क्यू स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, तो क्यू भी 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हियर क्यू एंड पी बोथ आर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, सो ठीक है, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। और अजम्पशन रॉन्ग होने का मतलब क्या है, हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, कैसा है ये, इरेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो फिर से मैं एक बार पूरा समझा देता हूँ कि क्या था। हमने रूट 5 को पी बाई क्यू माना, ठीक है, क्योंकि हमने लेट किया था कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते थे। फिर हमने क्या किया, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, ठीक है, इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। ठीक है, तो क्यू को हमने इधर भेजा, क्यू को इधर भेजेंगे। ठीक है, तो क्यू का रूट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो हो जाएगा रूट 5 क्यू, पी इज इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायर किया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब पी भी 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हमने माना था ये दोनों को प्राइम है। ठीक है, सो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल, सॉरी, ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर p जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के 5 इंटू समथिंग, बोथ साइड स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 के स्क्वायर। अब क्यू पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख दो 5 क्यू स्क्वायर, दोनों तरफ से कट होगा। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5 के स्क्वायर। तो फिर से वही चीज आ गई जो हमने यहाँ पर किया था, ये चीज दो बार रिपीट करनी पड़ती है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो पी इज डिविजिबल बाई 5। यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू समथिंग है, इसका मतलब है क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो क्यू इज डिविजिबल बाई 5। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो p है वो भी 5 से डिविजिबल है, q वो भी 5 से डिविजिबल है। जबकि हमने शुरुआत में माना था कि p और q में केवल कॉमन फैक्टर 1 है, और हमने निकाला तो पता चला 5 भी कॉमन फैक्टर है, यानी जो भी हमने अज्यूम किया था वो हमारा रॉन्ग था। ठीक है बेटा, ठीक, तो इस तरीके से इसको करके आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, हर बार आता है, कभी रूट 3 पूछ लेते हैं, कभी रूट 2 पूछ लेते हैं, कभी रूट 7 पूछ लेते हैं, कभी रूट 5 पूछ लेते हैं। ठीक है, तो केवल डिजिट चेंज होगी, बाकी मेथड एग्जैक्टली सेम है। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से नोट कर लो, समझ लो कैसे किया गया है। ठीक है, थ्योरम कौन सी थी कि अगर p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई k, जहां पर p एक प्राइम नंबर है तो हमारा p भी डिविजिबल होगा k से। पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी थ्योरम पर बेस्ड है,
उसको कैसे यूज करना है मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो वीडियो को आप एक दो बार और रिवाइंड करके देख लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या करना है, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो देखो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें दिया गया है कि सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है ये, देखो इसको कैसे करेंगे। शुरुआत के सारे स्टेप सेम होते हैं, ठीक है, चाहे इसमें शो करने वाला चाहे जो क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर ये रेशनल नंबर है बेटा, तो 5 माइनस रूट 3 को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर p एंड q आर को प्राइम, ठीक है बेटा। कैसे हैं ये, को प्राइम है, और को प्राइम का मतलब होता है HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो अब इसको हम लोग लिखते हैं, तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू। तो जो 5 है इसको उधर भेज दो, तो माइनस का रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा p बाई क्यू, ठीक है, और माइनस का 5, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग देखें, हियर p q एंड 5 आर इंटीजर्स, ठीक है बेटा। देखो हमारा जो p है, q है और 5 ये तीनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। एंड यहां से लिख रहे हैं, ठीक है, एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता, नहीं तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे ये p q 5 ये इंटीजर्स हैं और इधर हमें दे रखा है रूट 3, तो रूट 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, और p बाई क्यू माइनस 5 इससे कभी भी इरेशनल नंबर बन नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है बेटा। इधर देखो हमारे p q 5 ये सारे इंटीजर्स हैं, इनसे कभी भी एक इरेशनल नंबर नहीं बनाया जा सकता है, और जो हमारा LHS है उसमें एक इरेशनल नंबर दिया गया है, यानी कि ये वाला साइड कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर assumption is wrong and 5 minus root 3 is a irrational number, इरेशनल नंबर। तो ये वाले बच्चा आसान होते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा उठा पटक नहीं करनी होती। देखो ये वाला स्टेप सेम रहेगा सब में, ये वाला स्टेप सेम रहेगा, फिर यहाँ से इधर उधर ले जाने वाला स्टेप सेम रहेगा। बस याद रखना है कि जो अंडर रूट 3 वाला रहता है उसमें पहले p स्क्वायर निकालना रहता है, बाद में एक स्टेप करने के बाद p इज इक्वल टू 5 के जो भी लेट करना है उसका स्क्वायर करो, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उससे p स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, तब वो होता है, ठीक है। और ये वाला डायरेक्ट होता है, ठीक बेटा। तो ये भी हमारा 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है बेटा। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया गया है कि प्रूव करो 7 रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो शुरुआत के मेथड सेम होते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे, लेट अज्यूम 7 रूट 5 इज a रेशनल नंबर। अगर इसको रेशनल नंबर प्रूफ लिखोगे बेटा, यानी कि 7 रूट 5 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा,
P बाई Q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर P बाई Q के है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हियर या वेयर, ठीक है। P एंड Q आर को प्राइम, और को प्राइम का मतलब क्या होता है बेटा, जो इनका HCF होगा P एंड Q का वो इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। HCF जो है इनका 1 होगा, ठीक। तो इसमें हमें क्या करना है, अब देखो 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो हम लोग लिखेंगे √5 इज इक्वल टू 7Q, ठीक है। क्या लिखेंगे, 7Q। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, P Q 7 आर इंटीजर्स, ठीक है। P7Q क्या है, इंटीजर्स है, और जो अपॉन में रहा करे उसको क्या लिखोगे, Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पर क्या है, P है, Q है, 7 है, ये सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर से कभी भी एक इरेशनल नंबर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से, सो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong। और अगर हमारा assumption wrong है, it means 7√5 is an irrational number, ठीक है बेटा, irrational नंबर, ठीक है। तो हमारा जो 7√5 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले सारे आसान होते हैं, सबसे डिफिकल्ट जो होते हैं वो होते हैं √2, √7, √5। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, जैसे मैंने लिखाया है, एक दो क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये CBSE 2020 में पूछा गया था, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ठीक। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं, और ये लास्ट टाइप है इसका, ठीक है, प्रूविंग वाले का लास्ट टाइप है, तो इसको आप अच्छे से देख लो। आपको मैंने 4 टाइप बताए हैं, इन चारों टाइप को अच्छे से कंसीडर करो, इनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एग्जाम में इससे बाहर इम्पॉसिबल है कि वो कुछ पूछ पाएंगे, ठीक है। तो चलो देखो, तो दिया गया है, प्रूव दैट बेटा √2 प्लस √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो कहानी वही रहती है, लेट अज्यूम √2 प्लस √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है बेटा। यहाँ तक सब में सेम ही रहता है, तुमको पता ही है, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो जो हमारा √2 प्लस √5 होगा बेटा, इसको हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है बेटा। कैसे हैं ये, को प्राइम, और को प्राइम का मतलब मैंने बताया कि जो HCF होगा PQ का वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो √5 को उधर भेजो, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, √2 इज इक्वल टू P/Q माइनस का √5। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो बोथ साइड बेटा जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, और ये हमारा बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, माइनस 2ab, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा 2ab। तो बेटा देखो 2a क्या है यहाँ पर हमारा, a है P/Q, b कितना है बेटा, तो b है हमारा √5। इतना करने के बाद हमें क्या करना रहता है
कि जो रूट 5 है उसको एक तरफ रखो, बाकी सारी की सारी चीजें इधर भेज दो। तो अगर मैं बाकी सारी चीजें इधर भेजना शुरू करूंगा तो देखो जो मेरा 5 है इधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हो जाएगा 2 माइनस 5, और जो हमारा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा बेटा, इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 2 पी बाई क्यू अंडर रूट 5। ठीक है, तो 2 में से 5 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, माइनस का 3 माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। ठीक है, और इधर देखो जो यहाँ पर हमारा 2p बाई क्यू है इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो इधर आएगा तो देखो 2p इधर मल्टीप्लाई में ऊपर है तो इधर आके कहाँ हो जाएगा, नीचे, और q इधर देखो बेटा किस में है, डिवाइड में है, तो जब तुम इसको LHS में भेजोगे तो ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इक्वल टू में क्या है बेटा, बचा क्या, माइनस का अंडर रूट 5। ठीक है, तो देखो माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को हमने कॉमन ले लिया, माइनस को हमने कॉमन ले लिया बेटा। ठीक है, क्यू स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर इंटू में क्यू बाई में 2p इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से वही कहानी है, ठीक, कि हमारा 3q p, ठीक है, 2, ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स को सॉल्व करके कभी भी इरेशनल नंबर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर इंटीजर से कभी भी इरेशनल नंबर नहीं बनाया जा सकता है बेटा, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे भाई ऐसा है, ये सारे इंटीजर्स हैं, इसलिए हमारा LHS कभी भी RHS के इक्वल नहीं हो सकता है। और अगर LHS हमारा RHS के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, तो जो हमारा अजम्पशन था वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक, इसको मैं बेटा ऊपर लिखे दे रहा हूँ। देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्यू से इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे 3q p2 आर इंटीजर्स। ठीक है बेटा, ये क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक, अगर ये इंटीजर्स हैं, वेयर qp2, वेयर p कामा q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर हमारा p कामा q 0 नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होगा बेटा, हमारा LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, और अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं है, इट मीन्स आवर assumption is wrong, assumption is wrong and, ठीक है, √2 प्लस √5, √2 प्लस √5 is an irrational नंबर। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो जो हमारे प्रूविंग वाले पहले लेसन से जितने भी टाइप हैं हम लोगों ने सारे कवर कर लिए हैं बेटा, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जिससे कि इस चैप्टर से किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन गलत ना हो पाए। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे LCM एंड HCF। ठीक है, तो 2 टॉपिक हैं, 3-4 नंबर का इससे आता है, 2-3 नंबर का हमारा LCM HCF से आता है। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, और इससे कभी कभी प्रॉब्लम सम बन जाते हैं, तो हम लोग प्रॉब्लम सम्स भी देखेंगे कि इससे किस तरीके से बनते हैं और उनको किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है बेटा, हटा दें, समझ में आया। बस ये याद रखना इनमें कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, बस खटाखट उड़ा दो। ठीक है, ओके बेटा, तो अब हम लोग LCM और HCF पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो LCM का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF का मतलब होता है
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमारा एलसीएम जो है वो मल्टीपल है, ठीक है, और हमारा जो एचसीएफ है वो फैक्टर है, ठीक है। तो दोनों में हमको डिफरेंस पता होना चाहिए और जिससे कि हम लोग इसको अच्छे से समझ सकें। तो एलसीएम एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो दो मेथड हैं। पहली चीज तो अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम निकालने के लिए तुमने सिंपल सीखा है, जैसे मान लो हमें 25 और 20 का एलसीएम निकालना है बेटा, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, पहले ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, इसको किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। जैसे हमको बचपन में रटा दिया जाता है कि पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 2 से हो जाए तो 3 से डिवाइड करो, फिर अगर मान लो तुमने पहले 5 से कट कर दिया तो टीचर 2 लपड़ मारती थी कि पहले छोटे नंबर से करो। तो उसका उसे रियल में पता नहीं होता था कि छोटे मोटे या बड़े नंबर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है कि तुम्हें हर बार प्राइम नंबर से करना है। मैं चाहूँ तो इसे पहले 5 से कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बस 4 से नहीं कर सकता, ठीक है, 6 से नहीं कर सकता, 4 नहीं ले सकता, 6 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि बेटा ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें इसमें जब एलसीएम लेना रहता है तो तुम्हें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर तुम चाहे छोटा ले लो पहले, चाहे बड़ा ले लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन बचपन में हम लोगों से बोल दिया जाता था कि हाँ छोटा नंबर लो, क्योंकि टीचर को ये बात पता नहीं होती थी। तो 2 हमारा छोटा नंबर होता था, साथ में प्राइम होता था, 3 हमारा छोटा नंबर होता था, प्राइम होता था। तो 2 और 3 से वो सारे नंबर कट ही जाते थे, जो 4 से कट सकते हैं या 6 से कट सकते हैं। 5 बचता था तो 5 भी प्राइम नंबर ही है, ठीक है ना। तो वो ट्रिक काम आ जाती थी टीचर्स को, लेकिन वो रियलिटी या जो उन्होंने हमसे बोला था वो सही नहीं था, ठीक है। तो देखो, तो इसको पहले हम लोग सबसे छोटे प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5। अब 5 से कर लो, 5 5 जो 25 1, फिर 5 से कर लो, ठीक है, 1 1, ठीक है। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 5 जा 20, 25 जा 100। तो इसका जो एलसीएम आया बेटा वो कितना आ गया, 100 आ गया। अब देखो एलसीएम का मतलब क्या था, एलसीएम का मतलब था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका देखो क्या मतलब है, ये हो गया 20, ये हो गया 25। अगर मैं 20 के मल्टीपल निकालूं तो पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा 20, फिर क्या हो जाएगा बेटा 40, फिर क्या हो जाएगा 60, फिर क्या हो जाएगा 80 और फिर क्या हो जाएगा 100। वैसे अगर मैं 25 के मल्टीपल निकालूं तो बेटा हो जाएगा 25, 50, 75 और देखो आ गया 100। तो लीस्ट सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे पहले मिलने वाला मल्टीपल यहाँ पर कौन था, जो कि कॉमन था दोनों में, तो वो था बेटा 100। समझ गए ना। तो एलसीएम का ये मतलब होता है कि जो भी नंबर दिए गए हैं अगर मैं इनका मल्टीपल निकालूं तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा मिलेगा, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें एलसीएम का मतलब समझ में आ गया होगा, एलसीएम निकालते कैसे हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। देखो बेटा, जैसे तुम लोग एलसीएम निकालते हो इसी मेथड से एचसीएफ भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि सर इसी मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अगर अब हम लोग देखें कि हम अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा तो जो मेथड अभी हम लोगों ने किया प्राइम फैक्टराइजेशन, इससे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, पहला नंबर था हमारा 20, बस उसमें एक साथ रखते थे, इसमें अलग अलग रखना पड़ता है। ये हो गया हमारा 25। तो 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम चला जाएगा 10 टाइम्स, 2 से डिवाइड करो 5 टाइम्स, 5 से डिवाइड करो 1, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे बेटा कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 हो गया, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 20 को लिखूं तो 20 इज इक्वल टू क्या है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 5। और अगर मैं 25 को लिखूं तो 25 क्या है बेटा 5 इंटू 5। तो देखो इसके 3 फैक्टर हैं 2 2 5 और इसके 2 फैक्टर हैं 5 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो हमें एचसीएफ में क्या देखना रहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमको देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो कॉमन है। देखो यहाँ पर हमने 20 के टुकड़े किए हैं तो ये हुआ फैक्टर,
अगर मैं इसका मल्टीप्लाई लिखता तो वो होता मल्टीपल, ठीक है। तो मैं इसको 20 को तोड़ रहा हूँ, 20 को बढ़ा नहीं रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये फैक्टर है। तो सबसे बड़ा फैक्टर बेटा कौन सा है जो कॉमन है, वो है 5। तो हमारा एचसीएफ दोनों के लिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो पेपर बनेगा उसमें इससे किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहली चीज तो इसमें ये है कि जो हमारा अलजेब्रा होता है, जब एलसीएम एचसीएफ तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि वो एमसीक्यू में पूछा जाएगा। और एमसीक्यू में जब तुमसे पूछा जाएगा तो ये अलजेब्रा के फॉर्म में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो हमको दो नंबर दे दिए गए हैं, एक्स वाई स्क्वायर जेड कामा जेड स्क्वायर वाई एक्स, और हमसे कहा जाएगा कि इसका एलसीएम बताओ, इसका एचसीएफ बताओ, ठीक है। तो देखो, हमने समझा था कि जो हमारा एचसीएफ था वो कॉमन फैक्टर था, यानी जो भी तो उन दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना तो बहुत आसान है। एचसीएफ निकालने के लिए तुम्हें अलजेब्रा में कुछ नहीं करना है, जो भी दोनों में से कॉमन हो उसे कॉमन ले लो, कॉमन लेते ही तुम्हारा एचसीएफ आ जाएगा। तो अगर मुझे इसका एचसीएफ निकालना हो तो देखो बेटा, इसमें कॉमन क्या है, एक तो एक्स कॉमन है, एक्स ले लिया। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, तो वाई स्क्वायर नहीं ले सकते कॉमन क्योंकि इसमें वाई है केवल, तो दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, वाई। अब जेड स्क्वायर में से देखो तो यहाँ जेड है, यहाँ जेड स्क्वायर है, तो दोनों में से कॉमन क्या है, जेड। तो हमारा बेटा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा एक्स वाई जेड। यानी एचसीएफ का मतलब होता है जो भी कॉमन हो उसे कॉमन ले लो, तुम्हारा एचसीएफ हो गया। इसके बाद आता है बेटा एलसीएम सर क्या होगा। तो देखो, एलसीएम में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो दो तीन स्टेप बता रहा हूँ जिससे कि तुम आसानी से समझ जाओगे और निकाल ले जाओगे। पहली चीज, एलसीएम लिखते टाइम याद रखना है कि अगर एक्स को लिखा है तो उसे एक ही बार लिखेंगे, दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हमें जब एलसीएम लिखना है तो जो सबसे बड़ी वाली पावर है उसको साथ में कंसीडर करते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि एलसीएम का मतलब है जो इससे भी डिवाइड हो जाए और जो इससे भी डिवाइड हो जाए, यानी एलसीएम इन दोनों से बड़ी होगी, ठीक है ना। तो देखो, तो हम सबसे, और दूसरी चीज क्या है कि जो भी नंबर है, जैसे यहाँ एक्स वाई जेड तीन ही है, तीन वेरिएबल हैं, तो तीनों को तुम्हें मल्टीप्लाई में लिखना है। जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको मल्टीप्लाई में लिखो, लेकिन तुम्हें लेना है सबसे बड़ी वाली पावर। तो जैसे पहला मल्टीपल हमने देखा कि पहला वेरिएबल एक्स था, तो एक्स लिखा, लेकिन एक्स की सबसे बड़ी पावर एक्स ही है, तो और तो इसे हम लोग एक्स लिखेंगे, ठीक है। दोबारा में जब वाई लिखने की बारी आई ना बेटा, तो y में देखो, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर y है, तो हमें y को एक ही बार लिखना है लेकिन सबसे बड़ी पावर के साथ। तो बड़ी पावर क्या है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ क्या ले लेंगे, वाई स्क्वायर। अब जेड है, लेकिन जेड में बड़ी पावर कौन सी है, जेड स्क्वायर वाली, तो कौन सी ले लेंगे, जेड स्क्वायर। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा कि एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पर क्या है हमारा, एक्स जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ लेना है, तो सबसे पहले लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल एक्स कॉमन है, तो एचसीएफ एक्स हो गया। जब बेटा हम लोग एलसीएम लेने के लिए जाएंगे तो एलसीएम में देखो दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, सॉरी, एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम में मैंने बताया कि सभी नंबर्स को लिखना है, ठीक है, किसी को रिपीट नहीं करना है, जितने भी वेरिएबल हैं सबको मल्टीप्लाई में लिखो सबसे बड़ी पावर के साथ। तो देखो एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है यहाँ पर, तो तीनों में से जो जो सबसे बड़ी पावर होल्ड करता है उसे लिख लो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो बड़ी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वाई है, आगे नहीं है, तो एक सिंगल ही वाई है, तो वाई लिख लिया। एक्स वाई हो गया। जब जेड की बात आई, जेड यहाँ कहीं नहीं था, एक ही जेड था, वो भी स्क्वायर के फॉर्म में, तो बड़ी पावर के साथ लिखेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो आई होप आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा कि अलजेब्रा में एलसीएम कैसे लेते हैं, ये आना आना है। फिर से समझ लो एलसीएम अलजेब्रा में कैसे लेते हैं। सभी वेरिएबल को तुम्हें मल्टीप्लाई में लिखना है सबसे बड़ी पावर के साथ, सिंपल, ठीक है। चलो बेटा, ठीक है बेटा। तो देखो,
एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड एक फार्मूला है, ठीक है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। तो देखो वो फार्मूला क्या होता है बेटा, जैसे मान लो मैंने कोई दो नंबर लिए, ठीक है, मैंने कोई दो नंबर लिए, जैसे मैं 20 और 25 का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने 20 और 25 लिए, इसका मैंने देखा था कि जो एलसीएम आया था वो 100 आया था, इसका जो एचसीएफ आया था वो हमारा 5 आया था। तो फार्मूला क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। तो बेटा फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो मैं देखता हूँ क्या ये चीज यहाँ पर सही है। फर्स्ट नंबर क्या है 20, सेकेंड नंबर क्या है 25, ठीक है। एलसीएम बेटा देखो क्या था 100 और एचसीएफ क्या था बेटा 5 था, ठीक है। तो 25 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा और एक 0 500, 100 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 100 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा भी इधर भी हो जाएगा 500। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये फार्मूला तुमको याद रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसमें करते क्या है, हो सकता है दो नंबर का मल्टीप्लाई दे दें, एलसीएम दे दें और तुमसे एचसीएफ पूछ लें, तो तुमको क्या करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम से डिवाइड कर देना है, ठीक है बेटा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं कि इससे प्रॉब्लम सम किस तरीके से बन सकता है और कौन कौन से प्रॉब्लम सम हैं जो आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है बेटा। देखो ठीक है बेटा, तो देखो ये प्रॉब्लम सम हमारे सामने है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, ठीक है, इन अ परेड द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स बनानी है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन परेड। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो सकती हैं जिसमें वो परेड करेंगे। तो देखो अब हमारे सामने दो चीज आती है, एक है लीस्ट कॉमन फैक्टर, एक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर क्वेश्चन में तुमको कहीं मैक्स मिल रहा है, हाईएस्ट मिल रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हें एचसीएफ निकालना है, ठीक है बेटा। ठीक, तो देखो तो हमें यहाँ पर दिया गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो सकते हैं जिसमें से हमारे दो दो ग्रुप में, ठीक है, मार्च हो पाए। तो देखो तो मैंने क्या बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बोला है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन दो नंबर्स का बताना है, तो देखो एक तो हमको दे रखा है बेटा 616, तो बेटा इसके फैक्टर करो, 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, 2 7 जा 14, कैरी हुआ 1, ठीक है, 2 7 जा 14, फिर 7 से कर लो बेटा। तो 7 से करेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 11 टाइम्स, 11 से करेंगे कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 32 को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो 32 को अगर 2 से डिवाइड करोगे बेटा तो आ जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब अगर हम लोग देखें तो 616 इज इक्वल टू कितना था बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, और हमारा 32 इज इक्वल टू कितना था बेटा, तो 32 इज इक्वल टू हमारा था 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू में 2 इंटू में 2। तो अब हमको देखो हमें बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है जो 616 को डिवाइड कर दे और 32 को भी डिवाइड कर दे। जाहिर सी बात है जो जो भी कॉमन होगा उसको कॉमन ले लो तुम। तो देखो एक 2 कॉमन है, ठीक है, फिर से एक 2 कॉमन है, फिर से एक 2 कॉमन है, और कुछ तो कॉमन है नहीं बेटा, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो 3 ठो 2 मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी हमारे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बन सकते हैं बेटा वो कितनी बन सकती हैं, 8 बन सकती हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा 8 है वो 32 में भी फिट हो जाएगा, ठीक है,
और जो हमारा 8 है वो 616 में भी फिट हो जाएगा। समझ गए बेटा? तो हमेशा याद रखना है, अगर मान लो तुमसे कहा जाए क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो कि सबसे बड़ा, ठीक है, हमें मेजरमेंट बताओ, ठीक है, कि इससे कितने कपड़ों को मेजर कर सकते हैं, तो वहां पर भी हमारा एचसीएफ आएगा। यानी कभी भी क्वेश्चन में मैक्स दे रखा है, ठीक है, हाईएस्ट दे रखा है, तो इसका मतलब वहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ हमें निकालना है। ठीक है बेटा? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तुमको देखने में लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। बस तुम्हें ये गेस करना रहेगा कि वहां पर हमें, ठीक है, एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, तो देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, देयर इज अ सर्कुलर पैथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड, ठीक है, ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। ठीक है, यानी रवि को पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, ठीक है, और सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, सपोज दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, सपोज करो कि उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड एट द सेम टाइम, और दोनों ने सेम टाइम से स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने टाइम बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो मैं इसको पहले तुम्हें ऐसे लॉजिकली समझाता हूँ कि देखो है क्या, ये जैसे एक सर्कुलर पैथ है, ठीक, यहाँ पर एक लड़का है, दोनों को बोला जा रहा है कि दोनों सेम पॉइंट से सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं। तो मान लो दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो दो लोग हैं, एक है सोनिया, ठीक है, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, और एक है रवि, रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। तो रवि ने, ठीक है, पूरा का पूरा चक्कर मारा, ठीक, और इनको कितने मिनट लगे? 12 मिनट्स। कितने मिनट्स लगे? 12 मिनट्स। और जब सोनिया ने चक्कर मारा तो सोनिया को कितने लगे? 18 मिनट्स लगे। कितने मिनट्स लगे बेटा? 18 मिनट्स लगे। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ, ठीक है, कितने टाइम के बाद दोनों सेम टाइम पर दोबारा मिलेंगे। तो देखो सोनिया जो है वो कितना पीछे है? 6 मिनट पीछे है, ठीक है, तो एक बार वो 6 मिनट पीछे जाएंगी, दूसरी बार जब वो 6 मिनट पीछे जाएंगी तो वो 12 मिनट पीछे चली जाएंगी, और रवि का एक चक्कर 12 मिनट में पूरा होता है। ठीक है, तो दोबारा में जब वो दूसरा राउंड होगा तो उतने टाइम में वो 6-6 मिनट करके दो बार पीछे हो चुकी होंगी, और रवि मतलब 2 चक्कर लगा हो, रवि हमारा 3-4 चक्कर लगा चुका होगा, और सोनिया के कम चक्कर होने की वजह से वो इतना पीछे हो जाएंगी कि रवि का तीसरा चक्कर और इनका दूसरा चक्कर सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हमको क्या निकालना है? कुल मिलाकर हमको निकालना है इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि एलसीएम वो मीटिंग पॉइंट, वो मीटिंग टाइम होगा जहां पर इनका भी चक्कर पूरा हो रहा होगा और इनका भी चक्कर पूरा हो रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 12 और 18 का एलसीएम निकालूं बेटा, तो देखो 2 से डिवाइड करोगे 6 आएगा, 9 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 आएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे 1 1, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यानी 36 मिनट्स के बाद क्या होगा? 36 मिनट्स के बाद, ठीक है, ये दोनों अपने सेम पॉइंट पर आ जाएंगे। ठीक है, यानी हमारा एलसीएम क्या मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 36 मिनट। लेकिन इसको एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। देखो जैसे रवि हैं, 12 मिनट लगे, इन्होंने एक चक्कर पूरा मार दिया, ठीक है, जो सोनिया है उनको 18 मिनट्स लगे, ठीक है, तो जब ये सोनिया 18 मिनट में यहाँ पर पहुंचेंगी तो रवि भी 18 मिनट चल चुका होगा, और रवि एक चक्कर 12 मिनट में मारता है, यानी अगला आधा चक्कर वो कितने मिनट में मार चुका होगा? 12 + 6 यानी 18 मिनट में। यानी जब 18 मिनट होगा तो 18 मिनट बाद रवि जो होगा यहाँ पर होंगी, और सोनिया जो होंगी अपने पूरा एक चक्कर लगा के 18 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएंगी। जब अगला 18 मिनट आएगा, नेक्स्ट 18 मिनट, ठीक है, तो देखो अगले 12 मिनट में क्या होगा बेटा? अगले 12 मिनट में जो हमारी सोनिया है, ठीक है, सोनिया चक्कर लगाकर कहाँ पहुंचेंगी? अगले 18 मिनट में सोनिया चक्कर लगाकर फिर से इसी पॉइंट पर आएंगी, और हमारा जो ये रवि है, ठीक है, रवि अगले 6 मिनट में एक चक्कर मार चुका होगा, और उसके पास 12 मिनट एडिशनल होंगे, फिर वो एडिशनल चक्कर मारकर फिर यहीं पर आ चुका होगा। यानी कि जो हमारी सोनिया है, इनको 2 चक्कर पूरा करने में कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट।
और उतनी ही देर में ये 12 मिनट करके कितने चक्कर मार देता है रवि? तो रवि मार देता है 3 चक्कर, क्योंकि रवि को भैया 12 मिनट लग रहे हैं, तो 36 मिनट में रवि के 3 चक्कर पूरे हो रहे हैं। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, यानी 18 मिनट में एक चक्कर, 18 मिनट में दूसरा चक्कर। तो जब सोनिया अपना दूसरा चक्कर पूरा करेंगी, ठीक है, तो रवि उससे 6 मिनट आगे है ना, तो रवि 6 मिनट 2 बार आगे हो जाएगा, जिसकी वजह से वो 12 मिनट आगे होकर एक चक्कर एक्स्ट्रा पूरा कर लेगा। ठीक है, तो इतने डिटेलिंग में जाने की तुम लोगों को जरूरत नहीं है अब, क्योंकि एग्जाम पास में है। तो तुम बस ऐसा याद रखो कि अगर कहीं क्वेश्चन में हाईएस्ट दिया गया है, मैक्सिमम दिया गया है, तो एचसीएफ नहीं दिया गया है तो एलसीएम। और सर्कुलर पैथ वाला अगर आएगा या फिर बेल सारी, ऐसे एक बेल का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि बेल रिंग हो रहे हैं तो बताओ कितने टाइम पर वो फिर से एक साथ रिंग होगी। तो जब भी कभी भी कॉमन पॉइंट की बात होगी तो वहां पर एलसीएम यूज होगा। ठीक है, याद रखो। क्या बोला? कॉमन पॉइंट, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, जब भी कभी कॉमन पॉइंट की बात होगी कि कब कितने टाइम बाद या कितने इसके बाद सभी लोग एक कॉमन पॉइंट पर आएंगे, तो वहां पर हमारा लगेगा हमेशा एलसीएम। ठीक है, और अगर तुमसे मैक्सिमम बोला जा रहा है, हाईएस्ट बोला जा रहा है, तो वहां पर तुम्हारा लगेगा HCF। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। अब इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, जिससे बाहर तुम लोगों से क्वेश्चन को पूछा जा सके। तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। 6 आउट ऑफ 6 तुम्हारे इस चैप्टर से एकदम क्लियर कट रहेंगे। ठीक है बेटा, तो नोट्स बना लेना, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जिससे कि तुम लोग बाद में रिवीजन कर पाओ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।